ये हैंकी शैंकी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पहले पूछा है फर्स्ट में कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग प्राइस शेयर प्राइस ऑफ हैंकी एंड शैंकी। तो शेयर प्राइस निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं और अर्निंग्स दिया हुआ है और रिटेन अर्निंग्स दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स भी दिया हुआ है। तो शेयर प्राइस निकालने के लिए तो भाई पी रेशो तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं और मार्केट वैल्यू भी नहीं दिया हुआ। कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस इक्वल टू ग्रोथ इक्वल टू आर इंटू बी। ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज 20%। तो रिटेन्ड अर्निंग्स और रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट 15% और परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स 20%। तो ग्रोथ आ जाएगी 0.15 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 3%। 0.03 मतलब 3%, ग्रोथ आ गई 3% की। और एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू क्या निकाला? एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू। एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स का परसेंटेज दिया हुआ है तो डिविडेंड निकल जाएगा। जब करंट अर्निंग्स 6,50,00,000 की है, 80% डिविडेंड देते हैं लोग। तो एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइड बाय के ई माइनस जी, D1 अपॉन आर ई माइनस जी वाला फॉर्मूला लगा दिया है ना। तो D1 6,50,00,000, D1 ये तो अर्निंग है, अर्निंग इंटू 0.8 इंटू 1.03 ग्रोथ लगा दी। D1 अपॉन आर ई है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 0.15, नहीं 0.21 लिया हुआ है। रिटर्न रिक्वायर्ड बाय, अच्छा के रिक्वायर्ड रिटर्न लेते हैं इसमें 0.21 माइनस ग्रोथ का तो 0.03, तो कितना आएगा? 6,50,00,000 का 80% वो दे देंगे और इस पर ग्रोथ होगी 1.03 से, तो डिवाइड कर देंगे 0.21 माइनस 0.03, तो हो जाएगा 0.18। तो ये आएगा 29,75,556, 29,75,556। बाप रे। अब क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ वन शेयर, वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये तो डिविडेंड है। 29,75,55,656 डिवाइड बाय 50,00,000। बेसिकली ये तो P1 ही आया ना, P0 आ गया ना। D1 अब P0 होता है D1 अपॉन आर ई माइनस जी, तो ये P0 निकाल दिया इनने। और उसके बाद $59.51 पर शेयर वैल्यू हो गई। कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस ऑफ हैंकी एंड शैंकी। तो हैंकी का आ गया 59.1। बाप रे। अब शैंकी का निकालेंगे। शैंकी का क्या है? ग्रोथ निकलेगा आर इंटू बी, ठीक है। रिटेंशन रेशो 80%, ग्रोथ ऑन रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट 15%, तो 80 इंटू 15 12% की ग्रोथ है। अब P1 निकालेंगे, P1 हो जाएगा D1 अपॉन आर ई माइनस जी,
तो डिविडेंड कितना होगा? डिविडेंड करंट अर्निंग्स हैं 2,40,00,000 की। पर शेयर अर्निंग कितनी है? 15 लाख की 16 रुपये। तो 16 में से 20% डिविडेंड मतलब 3.2 इंटू 1.12 ग्रोथ हो गई। डिवाइड इसको कितना रिक्वायर्ड है? 0.24 का रिक्वायरमेंट है और ग्रोथ है 0.12 का। तो 3.2 इंटू 1.12 ये नया डिविडेंड आ गया 3.584। डिवाइड कर देंगे 0.12 से तो 29.86 इज द प्राइस पर शेयर। 29.86 ठीक है। ये निकल गया। अब दूसरा में क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ हैंकी लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर। आफ्टर टेक ओवर क्या क्या बोला था? डिविडेंड है जस्ट बीन पेड, रिटेन्ड अर्निंग्स हैव ऑलरेडी बीन रीइन्वेस्टेड इन न्यू प्रोजेक्ट। हैंकी लिमिटेड प्लान्स टू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 35% अर्निंग आफ्टर द टेक ओवर and expects to achieve a 17% return on new investment. ये अलग ही चल रहा है कुछ। Saving due to economies of scale are expected to be 85 lakhs per annum. Return required to equity shareholders will fall to 20% due to portfolio effects. Find the value of Hanky after takeover. ये कैसे निकालेंगे? Care must be taken in calculating the next year's dividend and subsequent growth rate. Next year earnings are already determined because the companies have already reinvested the retained earnings at the current rate of return. In addition, they will get cost saving of 85 lakhs. वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में. The dividend actually paid out at the end of the next year will be determined by them by the new 35% retained earnings retention and future growth rate will take into account the increased return on new investment. तो इनके हिसाब से ग्रोथ निकालेंगे हम. नहीं, रिटेंशन रेशो है 0.35 का और रिटर्न है नए वाले पे 0.17% का. तो 0.35 इंटू 0.17 ये आ गया 5.95% का ग्रोथ. ठीक है. सेविंग्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल 85 लैक्स पर एनम. ग्रोथ आ गई 6% की. हाँ वो 5.95 इन्होंने 6 बना दिया. अब क्या और क्या बताया है? Required return to equity shareholder will fall to 20% due to portfolio effects. इन लोगों ने क्या लिख दिया? न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%. रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% हो गया. नेक्स्ट ईयर की अर्निंग, नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स किसकी निकालनी है? हैंकी की है ना. तो हैंकी की अभी है 6,50,00,000. उस पर ग्रोथ हो जाएगी 6% की. नहीं, पहली अभी हैंकी की ग्रोथ आ रही है 3% की पहले पार्ट में जो निकाला था. तो इसलिए 3% से ग्रो करेगा 6,50,00,000. और जो नया कमाएंगे, नया क्या कमाएंगे भाई? नया आएगा शैंकी से. जो शैंकी कमाएगा वो भी अपना हो जाएगा. तो वो अपना नया इनकम हो जाएगा. तो शैंकी का 2,40,00,000
2,40,00,000 ये कमाएगा, और इसकी ग्रोथ भी निकाल ली थी अभी अपन ने 12% की, तो ये ग्रो करेगा 1.12 से। और फिर और कुछ भी कमा रहे हैं अभी, और क्या कमा रहे हैं भाई, और हमारी सेविंग्स हो रही है 85 lakhs की, तो जो सेविंग्स हो रही है वो ग्रो नहीं होगी। अच्छा, तो ये 85 लाख की ये सेविंग हुई, तो टोटल अर्निंग्स निकाल ली इनने, 6,50,00,000 इंटू 1.03 से ग्रो किया ये, 2,40,00,000 ये ग्रो किया 1.12 से, और 85 lakhs सेविंग्स कर लिया अपन ने, तो टोटल जो अर्निंग्स हुई वो हो गई 10,23,30,00,000 की। अब जो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा उसमें बोल दिया कि रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 35% की, तो 10,23,30,00,000 में 65% का डिविडेंड दे देंगे। ये हो गया 6,65,14,500 का नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। तो अब अगर प्राइस निकालेंगे, प्राइस और मार्केट वैल्यू निकल जाएगी भाई, ये तो सीधे सीधे जो पूरी वैल्यू दी हुई है 665 500 डिवाइड बाय, अपने को रिटर्न चाहिए कितने का, 17% का, ग्रोथ कितनी है 6% की, डिवाइड बाय 0.11, 60 करोड़ नहीं यार, इन लोगों ने क्या निकाल दिया, एक्सपेक्टेड टू अचीव 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है 20%, तो 20% लेंगे, और ग्रोथ कितनी है 0.06, तो डिवाइड करेंगे 0.14 से, 6,65,14,500 डिवाइड बाय 0.14, ये आया 47,03,571 रुपीज़ का कंबाइंड वैल्यू निकाल लिया इन्होंने पूरा, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हैंकी कितना है अभी जो अपन ने पहले वाले में निकाला था हैंकी का वैल्यू, वो निकाला था 29,75,00,000, 29,75,55,556, बाप रे, 29,75,55,556, बचा कितना 17,75,48,015 रुपये। ये हो गई नई वैल्यू, जो पूछा था ना क्वेश्चन में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हैंकी लिमिटेड आफ्टर टेक ओवर, ये तो 47 लाख से निकाल दिया, दोनों का पकड़ा, ग्रोथ किया, जो सेविंग्स था उसको डाला और वो निकाल दिया, ठीक है। अब क्या, एडवाइस हैंकी लिमिटेड ऑन द मैक्सिमम अमाउंट इट शुड पे फॉर शैंकी लिमिटेड, ये मार्केट वैल्यू तो यही निकाल लिया था 47 करोड़ का टोटल। अब अगर हैंकी लिमिटेड की प्रेजेंट वैल्यू देखें तो वो है 29 करोड़, नया लेके आए अपन शैंकी लिमिटेड, शैंकी लिमिटेड को लाने के लिए 17,75,00,000 दे सकते हैं, वैसे शैंकी की अकेले की वैल्यू कितनी है 29.86 इंटू 15 लाख, 4,47,90,000 की टोटल वैल्यू है, बट पेमेंट इसको 17 करोड़ तक का कर सकते हैं, क्योंकि इसको लाने से हमें फ़ायदा भी हो रहा है ना बहुत सारा। आफ्टर द टेक ओवर, चलो हो गया फिर ये क्वेश्चन तो, 8th वाला भी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, 9 क्वेश्चन है, 9 का आधा 4.5, 5th वाला करते हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के 5th क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर खोल लो। क्वेश्चन है, सपोज मिस्टर ए इज ऑफर्ड अ 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड
Par value face value है 1000 which either can be redeemed after 4 years at a premium of 5% and get converted into 25 equity shares currently trading at 33.5 and expected to grow by 5% each year. You are required to determine the minimum price. Mr. A shall be ready to pay for bond if his expected rate of return is 11%. क्या क्या बोला इन लोगों ने कि भाई एक 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 4 साल बाद रिडीम हो जाएंगे। अगर 1000 रुपये का है तो 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा। तो 1000 रुपये का 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा तो 1050 रुपये मिलेंगे। ठीक है, या तो कन्वर्ट करा लो 25 इक्विटी शेयर्स में। 25 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है अभी 33.5, तो 25 इंटू 33.5 837.5 जो कि हर साल 5% से ग्रो होंगे। ठीक है, तो इंटू कर दो 1.05 रेज़ टू द पावर 4, तो इंटू 1.05 स्क्वायर क्यूब 4 इंटू 837.5, तो वैल्यू हो जाएगी 1018 रुपये। हो रही है? यार ये अकॉर्डिंग टू CV शॉल बी 1017.98, ये कैलकुलेट हो रहा है अपना भी 1018। ठीक है, अब क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम प्राइस मिस्टर ए शॉल बी रेडी टू पे फॉर बॉन्ड इफ हिज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%। मिस्टर ए कितना प्राइस पे करेगा अगर उसे बोला जाए कि भाई बॉन्ड ले लो आप, और आपको 11% का रेट ऑफ रिटर्न अगर चाहिए तो आप ये बॉन्ड ले लो, तो हाउ मच यू विल बी रेडी टू पे? ग्रोथ दी हुई है 5 की, रिक्वायर्ड रिटर्न दिया हुआ है 11 का, 11% का एक्सपेक्टेड रिटर्न, और करेंटली ट्रेड कर रहा है 33.5 पे। तो यार ये तो वही PVIF और PVIF से निकालना पड़ेगा कि मतलब अगर आप हर साल डिविडेंड लेते, डिविडेंड का कंसेप्ट तो है नहीं इसमें बॉन्ड का है, 10% है तो हर साल 1000 पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट 10 रुपये का, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 11% से 4 साल के लिए, प्लस एंड पे इसको 1050 मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 11% से 4 साल के लिए अगर डिस्काउंट कर दें तो वही वैल्यू हो जाएगी 1.11 1 2 3 4 इंटू 1050, ये आएगा 691.67, और ये इसका PVF आ गया 3.1 इंटू 10 किया तो प्लस 31.02, 31.02 प्लस 691.67, हमारी वैल्यू आ गई 722.70। So this is the amount which you would be ready to pay. Value of bond if conversion is not opted. अगर बॉन्ड कन्वर्जन नहीं करता तो ये वैल्यू आएगी, बट अगर कन्वर्जन ऑप्ट कर लेता है तो कितना वैल्यू आएगा? यार 1 मिनट, मैंने ना कुछ गलत निकाल दिया। जो इंटरेस्ट है वो 10% का है, तो 1000 पे 10% इज 100, मैंने 10 लिख दिया था, तो यहाँ पे बेसिकली 310.2 आएगा।
310.2 प्लस 691.67, मेरा 31.2 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू आएगी 1001.87 विच ही विल बी रेडी टू पे। और अगर कन्वर्जन ऑप्ट करता है तो कन्वर्जन ऑप्ट करेगा तो इसकी वैल्यू एट द एंड हो जाएगी 1018 रुपये। और हर साल ग्रो हो रहा है ये 5% से, बट ये तो इक्विटी शेयर है और डिविडेंड तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो 1002 आ रही है, ये अगर रिडेम्पशन ऑप्ट करता है, क्या किया हुआ है इन लोगों ने क्वेश्चन में, मतलब बॉन्ड ही है, इसने कन्वर्ट नहीं करवाया, तो उसको 1001 रुपये पे करने चाहिए, ठीक है। बट अगर कन्वर्ट करता है वो, तो कन्वर्ट करेगा एट द एंड ना, विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर 4 years और गेट कन्वर्टेड इनटू 25 शेयर्स। तो 4 साल के बाद कन्वर्ट होगा कि पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा? इन लोगों के हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि 4 साल के बाद कन्वर्ट होगा, तो उसके हिसाब से 4 साल तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाएंगे तो 310 हो जाएगा। और 1018 के हिसाब से अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 1.11 डिवाइड 1 2 3 4, तो 1018 के हिसाब से वैल्यू आएगा 670.59, 670.59 है ना। तो प्लस 310.2, ये आ गया वैल्यू 980.79। तो अगर अगर आपने कन्वर्जन ऑप्ट किया तो आपको पेमेंट करना चाहिए 980 का। अगर आप कन्वर्जन नहीं ऑप्ट करते हो तो आप पेमेंट करोगे 1002 रुपये का। Since the above value of bond is based on the expectation of growth in market price, which may be not as per expectations, in such circumstances the redemption at premium still guaranteed and bond may be purchased at its floor value computed as follows। तो दो वैल्यू निकाल दी इन लोगों ने कि अगर कन्वर्ट किया तो क्या प्राइस होना चाहिए, अगर कन्वर्ट नहीं किया तो क्या प्राइस होना चाहिए। सो दिस वाज द 5th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं अपने पास? 8। 8 में से 4th वाले और 5th वाले पे क्रॉस लगा रखा है मैंने, तो और 6th वाला 2 बार किया हुआ है, तो 6th वाला ही करते हैं एक बार और। ओके उतारे चले अंबर जमीन कोई ना। म्यूचुअल फंड के क्वेश्चन ही खतरनाक रहते हैं यार भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला इसमें? ऑन 1st April 2012 ABC Limited Mutual ABC Mutual Fund is issued 20 lakh units at 10 rupees per unit. Relevant initial expenses involved were 12 lakh. It invested the funds so raised in capital market instruments to build a portfolio of 185 lakhs. During the month of April 2012, it disposed of some of the instruments costing 60 lakhs for 63 lakhs and used the proceeds in purchasing securities for 56 lakh. Fund management expenses for the month of April 2012 was 8 lakh rupees, of which 10% was in arrears.
In April 2012, the fund earned dividend amounting to 2 lakh and it distributed 80% of its realized earning. On 30/4/2012, the market value of the portfolio was 198. Mr. Akash, an investor, subscribed to 100 units on 1/4/2012 and disposed of the same at closing NAV on 30/4/2012. What was his annual rate of earning? एक आदमी था, उसने 1/4/2012 को बाय किया और 30/4/2012 को सेल कर दिया 100 यूनिट्स. तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज हिज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग. पहले तो मंथली निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटू 12 करके एनुअल कन्वर्ट कर देंगे. सबसे पहले क्या हुआ, 1/4/2012 को 20 लाख यूनिट थी, 10 रुपये पे इशू करी, मतलब 2 करोड़ रुपए उठाए. उसमें से 12 लाख का खर्चा हो गया, बचा कितना, 188 लैक्स. 188 में से 185 का पोर्टफोलियो बना लिया, 3 लाख के कैश बच गया. ठीक है. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 इट डिस्पोज्ड ऑफ सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स कॉस्टिंग कैपिटल गेन हुआ थोड़ा सा, 63 पे बेचा, 60 में खरीदा था, तो 3 लाख का कैपिटल गेन हुआ. एंड यूज्ड द प्रोसीड्स टू परचेज सिक्योरिटीज फॉर 56 lakhs. फिर बेचा तो अपने पास कितना आया, 63 lakhs आया. ठीक है. और उसमें से 56 lakhs की बाइंग कर ली. 3 लाख अपने पास बचे हुए थे, बेचा तो 63 lakhs आया, टोटल 66 हो गया, माइनस 56 lakhs का बाय कर लिया. तो अभी देखें तो 10 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर के बीच में फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द अप्रैल 2012 was rupees 8 lakhs, out of which 10% was in arrears. जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस थे उसमें से 8 लाख में से 10% जो है 8 लाख का वो अरियर्स में है और बाकी का पेमेंट कर दिया है. तो 8 लाख का 10% इज 80,000, तो 7,20,000 का पेमेंट हमने कर दिया. और एक्सपेंसेस इन अरियर्स हमारे पास हैं 80,000 रुपये के. और ये पेमेंट करने के बाद 10 लाख में से 7-20 पे किया तो 2,80,000 रुपये कैश बचा है अभी. ठीक है. अब क्या हुआ कि फंड्स में डिविडेंड मिला. तो डिविडेंड मिला कितने का, 2 लाख का. ठीक है. 2 लाख का डिविडेंड आया कैश में और 2 लाख का 80% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड का. तो 1,60,000 का कैश आउटफ्लो हुआ. इसके बाद हमारे पास कैश कितना बचेगा, 2,80,000, 2 का डिविडेंड मिला और 1,60,000 बांट दिया. तो अभी नेट कैश की बैलेंस शीट है, मतलब बैलेंस है 3,20,000 का. अब ऑन 30/4/2012 द मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वाज 198 lakhs. मार्केट वैल्यू अगर 30/4/2012 को कोई देखेगा तो 198 lakhs का है. ठीक है. तो अब बताना है कि इसका एनुअल रेट ऑफ अर्निंग कितना है. आकाश के बारे में बात करते हैं हम. आकाश ने 100 यूनिट खरीदी. ठीक है. तो 100 यूनिट के लिए कितना पैसा दिया होगा, कॉस्ट की बात करें तो 10 रुपये पर यूनिट से इशू किया था.
इसने 100 करी थी, तो 100 इंटू 10 रुपये दिए होंगे इसने, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 में से इसको डिविडेंड मिला, डिविडेंड कितने का मिला हाथ में, म्यूचुअल फंड की बात नहीं हो रही है, इसको हाथ में डिविडेंड मिला। टोटल 1,60,000 डिविडेंड बांटा था कंपनी ने, डिवाइड बाय 20 लाख, तो पर यूनिट 0.08 का, और इसके पास थी 100 यूनिट, 0.08 का डिविडेंड इंटू 100, तो 8 रुपये डिविडेंड से कमा लिए। और क्लोजिंग एनएवी थी 198 लैक्स की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज 20 लैक्स, तो पर यूनिट वैल्यू हो गई 9.9 की। और इसको तो लॉस हो गया। तो भाई ने 10 रुपये लगाए थे, क्लोजिंग पे 9.9 पे बेच दिए 100 रुपये पर, तो 9.9 माइनस 10.1 का नुकसान हुआ 100 रुपये पे, तो 10 रुपये का नुकसान हुआ, 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो नेट में 2 रुपये का नेट लॉस हो गया इसको। तो कमाया तो कुछ नहीं इसने, नुकसान हो गया इसको। तो अपन ने कुछ गलत ही निकाला, वो गलत ही निकाला है, क्योंकि भाई नुकसान तो हो नहीं रहा लड़के को तो फ़ायदा ही हो रहा है। तो अगर अपन चेक करें तो हमने जो क्लोजिंग एनएवी निकाली 9.9 की, वो करेक्ट निकाली है। ठीक है, मार्केट वैल्यू 198 की है, नंबर ऑफ यूनिट्स 20 लाख हैं। ठीक है, क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनका क्लोजिंग बैंक आ रहा है 0.8, यार मेरा क्लोजिंग बैंक आ रहा है 3.20, बैंक में क्यों डिफरेंस आ रहा है अपना। 3 का ओपनिंग बैंक था, हाँ 3 का ओपनिंग बैंक था, 3 में 63 के प्रोसीड्स आए 56 के गए, 56 के गए भी हैं, हाँ सही बात है। 2 रुपये का डिविडेंड आया, हाँ आया। अबे इन्होंने कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्वेश्चन में कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात लिखी थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात रखी थी। ओ, डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, नहीं डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया, डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया 1,60,000 का। ठीक है, डिविडेंड आया 2 लाख का, 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो 7,20,000 था ये पेमेंट किया, ये भी पेमेंट किया, करेक्ट है। अब अपने हाथ में 3,20,000 रुपये बचे हैं, और इन लोगों ने 3,20,000 में से 2,40,000 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैंने ये नहीं लिया है यहाँ पे, हाँ कैपिटल गेन जो हुआ 3 लाख रुपए का, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 लाख का जो कैपिटल गेन था उसका 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 3 लाख का 80% इज 2,40,000। ठीक है, तो 3 20 और 2,40 का डिफरेंस 80,000 रुपये, हाँ ठीक है। तो क्लोजिंग कैश बचा अपने पास 80,000 का, और हमारी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो है 198 लैक्स की, तो टोटल हमारा 198 लाख की मार्केट वैल्यू हो गई।
80,000 रुपये कैश। तो हम आज के स्टैंडिंग पोजीशन पे देखें तो हमारे फंड की वैल्यू है 1,98,80,000 रुपीज़। तो 1,98,80,000 रुपीज़ पे पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो पर यूनिट आएगी डिवाइड बाय 20 लाख। तो ये हो जाएगा 9.94। बट उसकी ज़रूरत नहीं है। पर यूनिट एनएवी तो 9.9 ही आएगी क्योंकि मार्केट वैल्यू पे लेंगे, कैश थोड़ी बांटेंगे भाई, है ना, सीधी सी बात है। वहाँ पे 9.9 दिया है वो करेक्ट है। अच्छा हाँ, फिर ये जो थी ये तो असेट की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास एक लाइबिलिटी भी है अरियर्स की। हाँ ये नहीं देखा ना यार मैंने। तो 80,000 की ही लाइबिलिटी है। तो बाद में अगर वैल्यू देखेंगे तो 198 की हो जाएगी। 80,000 तो हट गया। अब 198 पर क्लोजिंग वैल्यू निकाली। अच्छा बेसिकली वैसे ही निकलेगी, कैश भी लेंगे और लाइबिलिटी भी लेंगे उसमें फिर। तो 198 के हिसाब से 20 लाख रुपए के हिसाब से 9.9 का क्लोजिंग एनएवी आया, करेक्ट है। अब इसका जो इनकम रिसीव हुआ है ना आकाश को, इसका थोड़ा अलग कैलकुलेशन होगा। इसमें क्या हुआ, इसको इनकम में एक तो इसको डिविडेंड रिसीव हुआ, दूसरा इसको कैपिटल गेन भी तो मिलेगा। मैंने कैपिटल गेन नहीं लिया इसलिए मेरा लॉस आ रहा था। अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो 8 का डिविडेंड है, 3 में से 240 का कैपिटल गेन बांटा था, तो 240 का 20 लाख पर यूनिट आया 0.12। हमारे पास यूनिट थी 10, 100 इंटू 100, तो 12 रुपये यहाँ से गेन हुआ। तो 12 और 8 20 रुपये। लगाया कितना था, 10 रुपये। तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया टोटल। तो 10 रुपये डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़ इंटू 100, कितना गेन हुआ, 10/100,000 इंटू 100, 1% का गेन, करेक्ट है। और 1% का गेन 1 × 12 इज इक्वल टू 12% एनुअल गेन, करेक्ट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन ये हो गया। थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है यार, कॉपी में तो जैसे लिखा है वो तो बहुत कचरा हो गया है। कौन सा करें अब इसके बाद, म्यूचुअल फंड्स में इसमें कोई वैसे वाले क्वेश्चन नहीं दिए जैसा जो पेपर में आया था, वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, रिटेंशन मॉडल के हिसाब से करने वाले क्वेश्चन होंगे ना यार। म्यूचुअल फंड में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 8। एक डेट फंड वाला है ये रहा, नेट एसेट वैल्यू 8th वाला क्वेश्चन है। पहले प्यार का पहला गम, कौन सा, ये 4th वाला क्वेश्चन थोड़ा सही दिख रहा है मेरे को। A mutual fund made an issue of 10 lakh units of 10 rupees each on January 1st, 2008. No entry load was charged. It made the following investment. 80 लाख की इक्विटी ले लिए, 8 लाख का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लिया, 9% डिबेंचर पे डाल दिया, 10% डिबेंचर पे डाल दिया, 98 लाख खर्चा किया टोटल।
10 करोड़, 1 करोड़ में से 2 लाख रुपए बचा ड्यूरिंग द डिविडेंड, 12 लाख रिसीव हुआ इक्विटी शेयर इंटरेस्ट. All type of debt securities received when at the end of the equity share and 10% debentures are quoted at 175% and 90% respectively. Other investors are other investments are at par. Find out the net and net asset value unit given that operating expenses paid during the year amounted 5 lakh रुपए पे किए. Also find out that NAV if the mutual fund had distributed a dividend of 80 पैसा per unit during the year to unit holders. फोर्थ वाला है ये. क्या किया? कैश एट द बिगनिंग 2 लाख का बचा था. डिविडेंड कितना रिसीव हुआ? 12 लाख का. इंटरेस्ट मिला 56 का. इंटरेस्ट मिला 9% का, फिर 10% का 15 लाख, 51,000 का मिला. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5 लाख के माइनस किए. नेट कैश बचा 10,51,000 का. अब एनएवी निकालेंगे. 10,51,000 का कैश पकड़ लो. बाकी के जो हैं सिक्योरिटीज़ उनका क्या बोला है इसने कि इक्विटी शेयर जो थे वो 175% पे हैं और जो डिबेंचर्स थे 10% वो 90% पे हैं. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो पार पे रहेंगी. 8 लाख डाल दिया. सिक्योरिटीज़ जो थी वो 175, एक शेयर था 160 का. इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 175% ऑफ फेस वैल्यू है. मतलब 160 का खरीदा था, 175 का हो गया. तो 175 इंटू 50,000, 8,75,000 इंटू 10, 100. क्या कर रहे हो यार? 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 175 रुपये के. कितना हुआ? 87,50,000 का वैल्यू. ठीक है. 9% डिबेंचर्स ये डिस्काउंट पे दिखाने पड़ेंगे क्योंकि इनका वैल्यू कम हो गया. नहीं, 9% डिबेंचर्स नहीं, 10% डिबेंचर. 9% डिबेंचर्स तो 5 लाख पे दिखेंगे. जो 10% डिबेंचर्स थे उनकी वैल्यू थी 5 लाख, वो हो गया 90%. तो 4,50,000 ही हो गया. टोटल एसेट्स हो गए 1,15,51,000 के. 1,15,51,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज 10 लाख. $11.551 NAV पर यूनिट हो गया. तो नेट एसेट्स 1,15,51,000 लेस 8 लाख रुपए. NAV पर यूनिट निकाला तो यहाँ पे 11.55. बट इनको ये पसंद नहीं आया. इन्होंने बोला कि दूसरे तरीके से एक और निकालो. मतलब ये 11.55 तो आ गया ऊपर वाले पे. अब बोल रहे हैं कि अगर डिविडेंड दिया होता 8 पैसा पर यूनिट, 8 पैसा पर यूनिट इंटू 10 लाख रुपए, तो 8 लाख का डिविडेंड हो जाता. और अभी टोटल एसेट है 1,15,00,000 की, तो उसमें माइनस हो जाता है 1,15,51,000 में 8 लाख रुपए. तो हमारे पास बचता है 1,07,51,000. अब एनएवी निकालते 10 लाख यूनिट के हिसाब से, तो एनएवी आती 10.751. करेक्ट है. सिंपल क्वेश्चन है तो फोर्थ वाला भी, इसलिए क्रॉस लगा के रखा था. 7th और 8th अच्छे क्वेश्चन है और 3rd भी अच्छा है. ठीक है, हो जाएंगे. तो 7th वाले में क्या है? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेट एसेट वैल्यू ऑन पर यूनिट बेसिस ऑफ रेगुलर इनकम स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड ऑन 31/3/2015. लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट कॉस्ट. एक्स डिविडेंड 40 लाख. कैश इन हैंड दिया हुआ है. बॉन्ड एंड डिबेंचर्स दिए हुए हैं नॉट कोटेड. फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज डिविडेंड अक्रूड असेट होता है. अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स एक्सपेंडिचर अक्रूड लाइबिलिटी होती है. एनएवी निकालना है.
सबका अपना अपना चीज़ें दिए हुए हैं, उसके हिसाब से निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है, इतना कुछ वो नहीं है। 8th वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आता है बार बार भाई। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट NAV ऑन 1 जुलाई 2016 एज पर यूनिट बेस्ड ऑन डेट फंड 10.71 GOI 2028 10%, GOI 2023। परचेज अमाउंट देखेंगे तो परचेज प्राइस दिया हुआ है 104.78 का, और यूनिट्स उठाई हैं 1 लाख की। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वोलेटिलिटी निकाला। ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, ये करते हैं 8th वाला। 15 मिनट आगे कर लो भाई। पानी भर लेते हैं, बोतल खाली हो गई। रात के 10 बज चुके, कल पेपर है 2 बजे से, 12 बजे तो सो ही जाएंगे। इतना ही पड़ा है अभी, इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं, बाकी आगे का देखते हैं और कितना कर पाते हैं भाई। पेन का रख दिया। ओ पेन किधर है भाई? ओ भाई पेन किधर गया भाई? ओ भाई पेन नहीं मिल रहा भाई, ये रहा, कॉपी के पीछे पड़ा हुआ है। आ जाओ भाई, क्या करना है? ये वाला क्वेश्चन करना था अपने को, है ना, ड्यूरेशन वाला, म्यूचुअल फंड और ड्यूरेशन का कंबाइंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है? इंटरेस्ट अक्रूड, डिविडेंड अक्रूड, इनकम अक्रूड, असेट होती है, एक्सपेंस अक्रूड लाइबिलिटी होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द नेट असेट वैल्यू 1 जुलाई 2016 ऑन पर यूनिट बेसिस ऑफ अ डेट फंड। नेम ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है, मेच्योरिटी डेट्स दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दिया है, कूपन डेट्स दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड्स दिया हुआ है। नीचे लिखा है नंबर ऑफ यूनिट्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू ईच। कितनी यूनिट्स ली? 1 लाख यूनिट्स। तो कॉमा नहीं लगाते जीरो के बाद। ऑल सिक्योरिटीज वर परचेज्ड एट अ टाइम व्हेन applicable yield to maturity YTM was
10%। सारे सिक्योरिटीज उसी दिन परचेज किए जब 10% YTM था। ऑन NAV डेट द रिक्वायर्ड यील्ड इंक्रीज्ड बाय 75 बेसिस पॉइंट, मतलब 10.75 हो गया। एंड कैश इन हैंड एंड अक्रूड एक्सपेंसेस वर दिए हुए हैं 722, 772 800 और 237 400। अब यील्ड इंक्रीज़ हो गई, यील्ड इंक्रीज़ हो गई तो वो मतलब अपना जो रिटर्न है वो अपने को जल्दी मिलेगा, मतलब अब हमारा जो पैसा इन्वेस्टेड था वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, तो ड्यूरेशन जितना दिया हुआ है वो कम हो जाएगा। बोलते हैं ना कि जितना जल्दी रिटर्न, मतलब ड्यूरेशन इज़ बेसिकली कि आपका पैसा कितने टाइम में वापस आ रहा है जो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो ऑलरेडी ड्यूरेशन दिए हुए हैं, अगर 75 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ हो जाएगा यील्ड तो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूएशन करेंगे सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, नेम ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं। 10.71% वाली है, एक 10% वाली है, एक 9.5% वाली है और एक 8.5% वाली है। ठीक है, परचेज अमाउंट क्या क्या था, परचेज अमाउंट है 1,00,000 सिक्योरिटीज़ इंटू 104.78, इसमें लगाया हमने 1,04,78,000 रुपये, इसको मेमोरी में डाल दो। अगले को 50,000 यूनिट्स ली 100 रुपये पे, मतलब 50 लाख। मेमोरी में डाल दो। अगला है 40,000 यूनिट्स ली 97.93 पे, यह है 39,17,200, मेमोरी में डाल दो। अगला है 91.36 इंटू 20,000 यूनिट्स, 18,27,200। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने किया 2,12,22,400 का। ठीक है, अब ड्यूरेशन दिया हुआ है हमारे पास, ड्यूरेशन है 7.3494, दूसरे का 5.086, तीसरे का 4.3949, चौथे का 6.5205। ठीक है, अब ड्यूरेशन दिया हुआ है तो यहाँ से वोलेटिलिटी का परसेंटेज निकाल लिया इन लोगों ने। वोलेटिलिटी का परसेंटेज निकाला, वोलेटिलिटी का परसेंटेज कैसे निकाला, ड्यूरेशन अपॉन YTM, ड्यूरेशन अपॉन YTM 1.1, बाकियों में चेंज हो गया। अच्छा, बाकियों में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि कूपन डेट जो है पहले और लास्ट वाले में बीच बीच में ही है, मतलब 31 मार्च को ही मिल रहा है और इसमें 30 जून को मिल रहा है, एनुअली है। और ये जो सेकंड और थर्ड वाला है इसमें हाफ ईयरली है, इसीलिए YTM 1.1 लिया अपन ने। तो वोलेटिलिटी डिवाइड बाय YTM इंटू 75 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुआ, तो 7.3494 जो है रिकवर हो रहा था 1.1 के रेट से, तो पर यूनिट इतना था और 0.75 से बढ़ गई तो वोलेटिलिटी हो गई 5.011 की। ठीक है, दूसरे में 5.086, इसमें रिकवर हो रहा था 1.05 से, हर 6 महीने में रिकवर हो रहा था ना, तो YTM वाज 1.05 और इंक्रीज हुआ है 75 बेसिस पॉइंट से ये भी। तो 5.086 डिवाइड बाय 1.05 इंटू 0.75, वोलेटिलिटी 3.633। नेक्स्ट में 4.3949, इसका भी 1.05 ही है YTM, इंटू 0.75, 4.3949 डिवाइड बाय 1.05 इंटू 0.75, यह आया 3.139। लास्ट का है 6.5205 डिवाइड बाय 1.1
इंटू 0.75, 6.5205 डिवाइड 1.1 इंटू 0.75, चेंज हुआ 4.446 से, 445 से तो 446 जो भी है, तो चेंज कितना हुआ? सबका ड्यूरेशन कम हो गया, इसका 7 से 5 हो गया, इसका 5 से 3 हो गया, इसका 4 से 3 हो गया, इसका 6.5 से 4.44 हो गया। तो अब हमारा जो परचेज अमाउंट था वो कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? 1.0478 डिवाइड बाय 7.3494 इंटू 5.011, 71,44,015,571 बचेगा। अभी क्या हो गया? तुमने कुछ गलत कर दिया भाई। 1,04,78,000 डिवाइड करेंगे 7.3494 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5.011 से, तो आएगा 71,44,155 बचेगा। तो 1,04,78 लाख में से कम करेंगे तो क्या कर रहे हो यार? ये मेमोरी में से हटाओ उसको। 1,04,78,000 डिवाइड बाय 7.3494 मल्टीप्लाई 5.011, ठीक है, इसको मेमोरी में डालो। अब 1,04,78,000 से नया वैल्यू हो गया इतना, तो कम कितना हुआ? 33 का। और इन लोगों ने क्या किया? टोटल अमाउंट कुछ नया ले आए ये लोग यार। वोलेटिलिटी परसेंटेज में निकाली है, पता है? 1,04,78,000 का अगर 5.011% लेंगे तो ये आएगा 525,052। सब माइनस ही होंगे, अच्छा, क्योंकि कम हो रहा है, तो 525,052 से कम कर दिया तो 1,04,78,000 माइनस 5,25,052 बचा 99,52,948। इसको डाल दो मेमोरी में। अगला 50 लाख था, 3.633% कम करना है इसको भाई, परसेंट 1,81,650। ये कम होगा 50 लाख में से, तो ये हो गया 48,18,350। नेक्स्ट है 39,17,200 में चेंज हुआ 3.139% का, मतलब 1,22,961 का। तो नई वैल्यू हो गई 39,17,200। मेमोरी में डाल दो 37,94,239। नेक्स्ट है 18,27,200 का। इसमें रिड्यूस होगा 4.446%, दैट इज 81,237 लेस किया तो आया 17,45,963। टोटल हो गया 2,03,11,500। वैल्यू आ गई इसकी पोर्टफोलियो की, डेट फंड के पोर्टफोलियो की। अब कैलकुलेट क्या करना है? क्लोजिंग एनएवी ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कितना है? 2,03,11,500, ठीक है। हाथ में कैश कितना है?
कैश इन हैंड इज 6,72,800। हमारा एक्सपेंसेस, अक्रू एक्सपेंसेस कितना है, लाइबिलिटी 2,37,400, इसको माइनस कर देंगे। और जो ये दो सिक्योरिटीज़ हैं इनका 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, तो ये भी तो अपनी वो है, असेट है। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, कितना इंटरेस्ट अक्रूड है भाई? 50,000 सिक्योरिटीज़ हैं 100 रुपये की, एक पे मिलता है 10% इंटरेस्ट, हाफ करेंगे तो 2,50,000 इसका। दूसरे वाले का 40,000 यूनिट्स हैं 100 रुपये की, इंटरेस्ट है 9.5% का, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1,90,000 रुपये आएगा। अब यहाँ खेल तो कुछ अलग ही हो रहा है इसमें, पर 392,750 कहाँ से आ रहा है? 1,90 और 2,50 करेंगे तो 4,40,000 आता है। बट हमारा YTM बढ़ गया था, उससे कुछ चेंज हुआ क्या? पता नहीं। इसमें भी ड्यूरेशन लगा देंगे तो लगा दो ड्यूरेशन, और क्या कर सकते। अगर 2,50 का ये था तो ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, इसका ड्यूरेशन था 5.086। नहीं बोला, ये तो निकला हुआ है ना। तो 2,50,000 माइनस 3.6329%, 2,40,918 रुपये। 2,40,918 रुपये, इसको मेमोरी में डाल दो। और ये 1,90, इसको माइनस करो 3.1392% से, तो ये 1,80 आया। तो अभी 4,24 आ रहा भाई, ये 3,92 कहाँ से आ रहा है? ओ भाई किधर से आ रहा? ओ भाई 3,92,750 किधर से आ रहा हो? ओ भाई किधर से आ रहा हो? इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट तो यही होगा, और क्या होगा? क्या पता भाई, वैल्यू तो निकाल ली अपन ने, कैश इन हैंड भी है अपने हमारे पास, माइनस एक्सपेंसेस कर दिए। करेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट अक्रूड बच जाएगा। और ये 392,750 का इंटरेस्ट अक्रूड कहाँ से आ रहा मेरे को नहीं मालूम भाई। इंटरेस्ट अक्रूड तो फेस वैल्यू पे निकलना चाहिए, और 5% ही निकाला अपन ने। दूसरे वाले का भी 9.5 का आधा किया, वो आ रहा था 4.75, इंटू 100 किया, इंटू 40,000 कर दिया, तो भी 1,90,000 आ रहा। इनका 392,750 पता नहीं कहाँ से आ रहा। हमको तो
कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई कि 390 to 750 कहाँ से आ रहा है। आ रहा हो कहीं से। मेरे हिसाब से तो भाई 250 और 190 था भाई। 250 और 190 सीधा सीधा दिख रहा था 440 का। तो इंटरेस्ट अक्रूड में 440 ऐड कर देता हूँ। मेरे हिसाब से जो आएगी एनएवी वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। 2,03,11,500 कैश है 6,72,800 का। 2,37,400 की अपनी अक्रू वो हो गई इंटरेस्ट एक्सपेंस वो लाइबिलिटी। और इंटरेस्ट अक्रूड ऐड कर देंगे 4,40,000 का। तो टोटल हो गया 2,11,86,900 रुपये। और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1,00,000 की। तो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी 211.87। 211.4 आ रही है। अब वो मेरे को नहीं समझ रहा भाई, ये इंटरेस्ट अक्रूड कहाँ से निकाला है ना 390 to 750 का। क्योंकि 31 मार्च का है, या तो इन्होंने डेली निकाल लिया होगा। अबे डेली भी निकालोगे तो भी 1-2 दिन ही कम होंगे भाई मेरे। अच्छा नहीं, तुम गधे हो। तुम गधे क्यों हो? क्योंकि टाइमिंग देखो ना भाई। टाइमिंग क्या है, नेट एसेट वैल्यू 1 जुलाई 2016 की दी हुई है, ठीक है। और क्लोजिंग निकालनी है। तो यहाँ पे क्लोजिंग अगर पकड़ेंगे, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द नेट एसेट वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2016 को हमें वैल्यू निकालनी है। 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। तो इंटरेस्ट अक्रूड तो सब में ही निकलेगा ना भाई। इंटरेस्ट अक्रूड किस किस में नहीं निकलेगा? ये 30 जून वाला जो है इसमें नहीं निकलेगा इंटरेस्ट अक्रूड, क्योंकि इसमें 30 जून को मिल जाएगा। तो फिर एक जुलाई को काहे का इंटरेस्ट अक्रूड नहीं होगा। ये जो 31 मार्च वाला है इसमें इंटरेस्ट अक्रूड निकलेगा। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, इसमें 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड आएगा, ठीक है। दूसरे वाले में 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता है, 31 मार्च को मिल गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मिलेगा 30 सितंबर को, बट अपन वैल्यू कब निकाल रहे हैं 1 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून इसमें भी 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, ठीक है। अगला जो है अगले में 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है, तो 30 जून को इंटरेस्ट मिल गया। और यहाँ पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, तो इसमें भी नहीं निकलेगा और इसमें भी नहीं निकलेगा। तो गलत, इंटरेस्ट अक्रूड ही गलत की उसमें निकाल रहे थे आप। इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। 1,00,000 यूनिट 100 रुपये की 10.71% इंटरेस्ट आया। 10,71,000, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 2,67,750। और 50,000 यूनिट 10%, 50,000 यूनिट ना भाई, 100 रुपये की और 10% इंटरेस्ट, तो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट निकलेगा इसमें। 5 लाख का इंटरेस्ट 3 महीने के लिए, यह है 1,25,000। टोटल ये 3,92,750 आ तो रहा है यार सीधा सीधा। 3,92,750 का इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट अक्रूड। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी टोटल 2,03,11,500, 6,72,800 का कैश माइनस हो जाएगा 2,37,400। तो 2,11,39,40,650 डिवाइड बाय 10,00,000 यूनिट्स, 211.396 मतलब 4, 211.40 आ तो रहा सही सही। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है ढंग से, डिटेल देखनी नहीं है, बोलना पता नहीं कहाँ से आ रहा है। वहीं से तो निकलेगा क्वेश्चन से भाई। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी हो गया 8th वाला म्यूचुअल फंड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडियन कैपिटल मार्केट्स। इसमें है 17 क्वेश्चन, 16 का आधा 8, 9th वाला करते हैं। यही कर रहे हैं सब में, तो यही करेंगे इसमें भी कि भाई बीच के क्वेश्चन पकड़ रहे हैं। 9th वाला क्वेश्चन है इसका, अभिषेक लिमिटेड। चलो ये आंसर दिखाओ। थोड़ा बहुत तो आता है अपने को कुछ ना कुछ।
नाइन्थ वाले क्वेश्चन में बोला है अभिषेक लिमिटेड हैज़ अ सरप्लस कैश ऑफ 90 lakhs एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ इट टू द शेयर होल्डर्स. द कंपनी डिसाइड्स टू बाय बैक शेयर्स. The finance manager of the company estimates that its share price after repurchase is likely to be 10% above the buyback price. If the buyback route is taken, the number of shares outstanding at present is 10 lakhs and the current EPS is rupees 3. You are required to determine the price at which the shares can be repurchased if the market capitalization of the company should be 2 lakh रुपए after buyback, the number of shares that can be repurchased, the impact of share repurchase on the EPS assuming the net income is same. ये तो भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमेशा का कि अभिषेक के पास 90 लाख का कैश है. कितने का कैश है? 90 लाख रुपए कैश रखा हुआ है उसके पास. एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ इट. 30% जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 90 लाख का. 27 लाख रुपए. बचेगा कितना फिर? 63 lakhs. कंपनी ने डिसाइड किया बायबैक करेंगे बचे हुए पैसे से. द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट्स शेयर प्राइस आफ्टर रीपरचेज इज लाइकली टू बी 10% अबव द बायबैक प्राइस. तो प्राइस आफ्टर बायबैक क्या होगा? 1.1 इंटू बायबैक प्राइस. ठीक है, ये प्राइस आफ्टर बायबैक आ गया. द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 lakhs और करंट EPS इज 3. EPS दिया हुआ है 3 का. नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 लाख. टोटल अर्निंग्स निकल जाएगी इससे. टोटल अर्निंग्स कितनी हो जाएगी? 30 लाख. 10 लाख इंटू 3, 30 लाख की अर्निंग्स होगी टोटल. प्राइस आफ्टर बायबैक. अब क्या पूछा है पहले वाले में? प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रीपरचेज्ड इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी स्टूड एट 200 लाख आफ्टर बायबैक. पहले पार्ट में बोला मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक है 200 लाख का. ठीक है, आफ्टर बायबैक प्राइस की इक्वेशन रखी हुई है. तो अगर 200 लाख इक्वल टू में है 1.1 इंटू बायबैक प्राइस को x ले लो, तो 1.1 इंटू एक्स, 1.1 x इंटू प्राइस है. नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने करने हैं वो भी तो बता दो. कितने बायबैक करने हैं वो बताया नहीं. नहीं वो थोड़ी पता करना है हमें तो बायबैक प्राइस दिया हुआ है, मतलब प्राइस आफ्टर बायबैक है हमारे पास, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे. तो बायबैक के बाद कितने शेयर बचेंगे अपने पास? अभी टोटल शेयर्स हैं 10 लाख. बायबैक के बाद भी तो 10 लाख ही रहेंगे शेयर. कैंसिल थोड़ी हो रहे हैं. नहीं पर कैंसिल करने पड़ेंगे ना. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा कि ओरिजिनल शेयर्स अभी कितने हैं उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक. ठीक है, तो इक्वेशन क्या रही है? ये 200 इक्वल टू 1.1x इंटू ओरिजिनल शेयर्स हैं हमारे पास 10 लाख के. अब नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ये कैसे निकलेगा? हमारे पास है 63 लाख रुपए
अबे 27 क्यों ले लिया? 90 का तो 70% आएगा ना भाई। And wants to distribute 30% of it to the shareholders. The company decides to buy back. हैं? तो शेयर्स बॉट बैक तो बचे हुए पैसे से करेंगे ना, 27 लाख से थोड़ी करेंगे। भाई कुछ गड़बड़ है। इन लोगों ने दिमाग लगा लिया कि 27 लाख से बायबैक कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30%, तो जो बचेगा उसी से आप बायबैक करोगे ना, कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें से उसी को बोलोगे कि ये बायबैक है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, इनका ये बोलना है कि बायबैक से डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने बायबैक से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कि मतलब पैसा दे दिया लोगों को, शेयर्स के बदले शेयर ले लिए और पैसे दे दिए। तो इनका ये कहना है। वाह, क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब सुन के ही परकच्चे उड़ गए दिमाग के। तो बेसिकली 27 लाख का जो है वो पेमेंट हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने होंगे? 27 लाख डिवाइड बाय एक्स। इक्वेशन बन गई, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करो 1.1 से। 10 लाख इंटू 1.1, 11 लाख। 11 लाख एक्स माइनस 27 लाख इक्वल टू 200 लाख। लाख लाख ही चल रहा सब। तो भाई 200 लाख प्लस 27 लाख डिवाइड बाय 11 लाख, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20.64। दिस इज द शेयर प्राइस बिफोर बायबैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक निकल जाएगा, सेकंड पार्ट में ये पूछा है ना, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपरचेज्ड। नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपरचेज्ड इज 27 लाख रुपए से बाय करेंगे, एक शेयर की वैल्यू है 20.64। इन्होंने तो 8 निकाल दी। तुमको कैलकुलेशन करना नहीं आता क्या भाई? तुमको नहीं आता कैलकुलेशन करना? ये 27 इंटू 1.1 भी तो होगा, तो ये 29.29 लाख 70 हज़ार होगा ना भाई। मैथ्स भी नहीं आती यार, बेसिक मैथ्स नहीं आती। 200 माइनस 200 प्लस 29.7 डिवाइड बाय 11, 20.88। 20.88 से डिवाइड होगा 27 लाख का, 27 लाख से खरीदने हैं तो 20.88 पर शेयर प्राइस है। तो कितने शेयर खरीद पाओगे? 1,29,310 शेयर्स यू कैन बाय बैक। एंड द इम्पैक्ट ऑफ शेयर रीपरचेज ऑन द EPS अज्यूमिंग द नेट इनकम इज सेम। अब क्या देखना है? अब इम्पैक्ट देखना है कि बायबैक करने से क्या इम्पैक्ट रहा। बायबैक करने से EPS निकालेंगे अब भाई। EPS कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कितने बचेंगे? 10 लाख थे पहले, उसमें से 1,29,310 बायबैक कर लिए, तो अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 8,70,690 कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 8,70,690, और अर्निंग्स सेम रहनी चाहिए, अर्निंग चेंज नहीं होनी चाहिए अपनी। तो अर्निंग पर शेयर 3 रुपये था 10 लाख शेयर्स पे, टोटल 30 लाख रुपए कमा रहे थे। नंबर ऑफ शेयर्स अभी 8,70,690 हैं, तो डिवाइड करेंगे 30 लाख को 8,70,690 से, तो अर्निंग पर शेयर आफ्टर बायबैक इज 3.45।
और अर्निंग पर शेयर बिफोर बायबैक वाज 3 रुपीज़, तो डिफरेंस आया 0.45 का। ईपीएस इंक्रीज हो गया। देखा बेटा, ईपीएस इंक्रीज कर दिया उनने 0.45 से बायबैक करके। अब भाई अब क्या करना है? कौन सा चैप्टर चल रहा है ये है हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट्स। 9th वाला क्वेश्चन हो गया। ये एक म्यूचुअल फंड का दिया हुआ है 10th वाला, ये करेंगे। और एक 8th वाला इंडेक्स वाला भी है, ये भी कर लेंगे। 10th करते हैं चलो पहले। 10th में क्या बोला है? अ म्यूचुअल फंड इज होल्डिंग द फॉलोइंग असेट्स इन क्रोर्स। इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर्स 90 करोड़, कैश एंड बैंक बैलेंस 10 करोड़, टोटल 100 करोड़ की वैल्यू है म्यूचुअल फंड की। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज 1.1। इंडेक्स फ्यूचर जो है इज सेलिंग एट 4300 लेवल। द फंड मैनेजर एप्रीहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट द मोस्ट बाय 10%। इंडेक्स 10% से गिरेगा बोल रहे हैं। हाउ many index futures he should short for perfect hedging so that the portfolio beta is reduced to 1. One index future consists of 50 यूनिट। 8 इंडेक्स फ्यूचर्स में 50 यूनिट होती हैं। Substantiate your answer assuming fund manager's apprehension will materialize. क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सब्सटैंटिएट योर आंसर। वन इंडेक्स फ्यूचर कंसिस्ट ऑफ 50 यूनिट। हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर्स यू शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेजिंग। हेजिंग के लिए कितने उसको शॉर्ट करना चाहिए इंडेक्स फ्यूचर्स? हेज करना है, बताओ कितना हेज करें? हेज करना है भाई को, हेजिंग करना है भाई को, भाई ने करना हेजिंग। हेजिंग कैसे होती है भाई? अब ये देख लो, नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स टू बी सोल्ड बाय फंड मैनेजर। बीटा दिया हुआ है 1.1 का, शेयर्स में है 90 लाख की होल्डिंग। इंडेक्स फ्यूचर चल रहा है 43 का और 50 का एक लॉट है, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो 90 लाख अगर चेंज होता है मार्केट में तो 1.1 से हिलेगा। और अभी 4300 पे चल रहा है 50 के लॉट से, तो 4605 90 लाख इंटू 1.1 डिवाइड बाय 4300 डिवाइड बाय 50। और ये तो 46.05 आ रहा है। सॉरी, 90 लाख थोड़ी, 90 करोड़ है, तो इंटू 100 कर देंगे। 4605 के सोल्ड करने चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आराम से निकल गया भाई। क्या क्या पकड़ा? इक्विटी शेयर्स पकड़े, बीटा पकड़ा, डिवाइड कर दिया इंडेक्स फ्यूचर जो अभी चल रहा है और लॉट से, कि इतने बेच दो, इतने बेच दोगे तो आपकी हेजिंग हो जाएगी, मतलब आपका वैल्यू उतने रहेगा। लॉस इन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द इंडेक्स फॉल्स बाय 10%।
द फंड मैनेजर एप्रीहेंड्स दैट द इंडेक्स विल फॉल एट द मोस्ट 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% गिरेगा बोल रहा वो। बोले 10% गिरेगा, उससे ज़्यादा तो क्या ही गिरेगा। Loss in the value of the portfolio if the index falls by 10%. और 10 into 1.1